बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण की ये कविता। कुंवर नारायण आधुनिक काल के महान कवियों में और आधुनिकता का बोध लिए हुए ये कवि जो एक तरफ तो पौराणिक पात्रों को उठाकर कई रचनाएं की और आधुनिकता वैज्ञानिकता से भी ये जुड़े रहे। तो ये जो आज हमारी कविता है एक वृक्ष की हत्या, ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पर्यावरण से हम किस तरह से वृक्ष को जोड़ के देख सकते हैं, या पर्यावरण को बचाने के लिए, मानव सृष्टि को बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए, मानव क्या या किसी भी जीव जंतु या सृष्टि में जितने जीव हैं उन सबको बचाने के लिए, सबको जीवित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए वृक्ष बहुत ज़रूरी है। वृक्ष के बिना, पर्यावरण के बिना, या अगर वृक्ष नहीं हुए तो हमारा जो पर्यावरण है वो इतना दूषित हो जाएगा कि इंसान के जीने लायक ये पृथ्वी नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पर कुंवर नारायण ने यही बताया है कि अगर वृक्ष की हत्या होती है तो मानव जाति अपना ही विनाश कर रहा है। वृक्ष को काट के, जंगल को काट के ये मानव जाति अपनी ही सभ्यता को समाप्ति की ओर ले जा रहा है। तो पहले हम इस कविता के लेखक कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय देखेंगे। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ में हुआ। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। कविता लिखने की शुरुआत इन्होंने 1950 में की। 29 वर्ष की अवस्था में ही इनकी एक कविता संग्रह चक्रव्यूह जो है, चक्रव्यूह इनकी जो काव्य संग्रह प्रकाशित हुई तो उनकी उम्र उस समय 29 वर्ष था, मतलब बहुत कम उम्र के थे। तो और इनकी और रचनाएं हैं जो हैं, प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है परिवेश, हम और तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों ये काव्य संग्रह है। और ये जो हमारी कविता है आज की एक वृक्ष की हत्या, ये इन दिनों कविता संग्रह से ही लिया गया है। इसको आपको याद रखना होगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इन दिनों कविता से ही एक वृक्ष की हत्या कविता लिया गया है, कविता संग्रह इन दिनों से। और उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रबंध काव्य आया आत्मजयी। आत्मजयी जो प्रबंध काव्य है ये नचिकेता के बारे में, नचिकेता के बारे में की कहानी आप लोग जानते होंगे। तो नचिकेता के संबंध में ये पूरा काव्य संग्रह है। और इस काव्य संग्रह से कुंवर जी को बहुत प्रसिद्धि मिली और इनको एक नामी गिरामी कवि के रूप में हिंदी साहित्य में जाने जाना लगा। और उसके बाद है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह का नाम है आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, ये संस्मरण है, मतलब किसी को याद करके जो लिखा जाता है वो संस्मरण है। और साक्षात्कार है, मेरे साक्षात्कार, कई महान हस्तियों से उन्होंने जो साक्षात्कार किया उसके बारे में है। कुंवर नारायण जी को कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण ये प्रमुख है। उसके अलावा व्यास सम्मान, कुमारन आसन पुरस्कार और लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ। कुंवर नारायण पूरी तरह नगरीय संवेदना, नगर के जो हैं उस संवेदना के तो कवि हैं ही, लेकिन ये इन्होंने वेदों से पात्र जो उठाए हैं वो वेदों और जैसे कि उपनिषद जो है उसी से इन्होंने पात्र उठाया था, आत्मजयी नचिकेता वाला पाठ, और इन्होंने उसको प्रबंध काव्य दिया, जिसको आज भी लोग उसी को आधार बना के काव्य लिखते हैं, आज के जो कवि हैं। और ये जो हमारी आज कविता पढ़ना है तो ये कविता तुरंत काटे गए, जो अभी तुरंत बहुत भारी भरकम वृक्ष है उसको कटा हुआ तुरंत काट दिया जाता है, तो वो देखते हैं उस कटे हुए वृक्ष को, धराशायी वृक्ष को, तो उनको ऐसा लगता है कि सारा उस वृक्ष के कटने के साथ कई पशु पंछी जीवन भी उसके साथ समाप्त हो जाता है, ऐसा कवि को लगता है। और कवि ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है, इसको हम लोग देखेंगे। और ये कविता हम फिर से बता दें कि ये कविता जो है इन दिनों कविता संग्रह से लिया गया है। जैसे देख रहे हैं कि ये वृक्ष जिस तरह से कट के गिर रहा है, वृक्ष की जिस तरह से समाप्त हो रहा है, तो उसके गिरने से कई जानवर का जीवन भी
समाप्त हो जाता है। तो कविता हम लोग पढ़ेंगे। कविता से पहले एक इसका कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं कि ये एक रूपक के तौर पे कवि ने प्रस्तुत किया है। रूपक अर्थात नाटक में जैसे 2-3 कलाकार होते हैं या कई कलाकार होते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर लेखक और पेड़ में जो वृक्ष है वहाँ पे आपस में बातचीत के तौर पे ये कविता है। तो इस कविता में लेखक ने ये एक दृश्य जो हमारे सामने आता है वो गांव का दृश्य, जो जैसे गांव में जो गांव के बुजुर्ग होते हैं या परिवार के जो मुखिया होते हैं वो दरवाजे पे उनका बैठना उठना सोना सब कुछ दरवाजे पर ही होता है, वो मेन गेट पर ही बैठे होते हैं। तो उसी तरह ये जो वृक्ष है वो मेन गेट जैसे घर के बिल्कुल आगे, घर के सामने वो खड़ा है, घना पुराना वृक्ष, जिसे लेखक ने बचपन से ही देखते आया है। लेकिन जब लेखक छुट्टियों में या कभी अपने गांव लौटता है तो देखता है कि वो वृक्ष कटा हुआ है, वो वृक्ष की हत्या हो गई है। लेखक ने उस वृक्ष को काटने की संज्ञा वृक्ष की हत्या से कर दी है। हत्या उसके समान कर दिया कि जिस तरह इंसान की हत्या कर दी जाती है उस तरह वृक्ष की हत्या कर दी गई है। और लेखक इस कविता को लिखते हैं। तो हम लोग कविता पढ़ेंगे। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना, मैला कुचैला राइफिल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। यहाँ पे कवि ने वृक्ष का मानवीकरण कर दिया है। एक चौकीदार की तरह, चौकीदार का जिस तरह वेशभूषा और ड्रेस होता है, जिस तरह उसके कपड़े होते हैं और जिसके हाथ में राइफल होता है, तो उसका वृक्ष को एक मानव के रूप में, एक चौकीदार के रूप में लेखक ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। कि जब इस बार मैं अपने घर लौटा, अपने गांव लौटा, तो देखा कि वह वहाँ नहीं था। दरवाजे पर चौकीदार के रूप में जो वृक्ष खड़ा रहता था उसी तरह। तो लेखक को यहाँ पर वृक्ष के साथ साथ उस बुजुर्ग, उस गार्जियन और जो घर का मुखिया होता है और जो दरवाजे पे बैठक दालान भी कहा जाता है उसको, बैठक खाने में जो बुजुर्ग मुखिया परिवार का होता था बैठता था, वो उनको ऐसा लगता है कि वो वृक्ष के साथ साथ वो भी नहीं है। तो वो यही कहते हैं कि इस बार वहाँ वृक्ष नहीं था, ऐसा लगा कि घर का गार्जियन ही नहीं था, उनको इस तरह से लगा। और वही बूढ़ा चौकीदार वहाँ पर नहीं था जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, और वो उनको एकदम खड़ा, अडिग, कभी अपनी जगह से नहीं हिलने वाला चौकीदार की तरह तैनात रहता था अपने काम के लिए, अपने काम पर, अपने ड्यूटी पर। उसी तरह वो वहाँ पर नहीं मिला। तो लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है और बहुत ग्लानि भी होती है कि ऐसा क्यों है कि पेड़ या वृक्ष या वो चौकीदार को क्यों हटा दिया गया, क्यों मार दिया गया, क्यों काट दिया गया। लेखक को बड़ी कष्ट होता है, बड़ा ग्लानि होती है। और फिर उसके बारे में लेखक बताते हैं, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान। तो जो पुराने वृक्ष आप लोग देखे होंगे तो उसमें जो उसका ऊपर का जो चमड़ा होता है, चमड़ा कहिए या खलचोइया कहिए, जो ऊपरी परत जो होता है वो सख्त होता है। उसको हटाने पे पेड़ तो सख्त होता ही है, लेकिन वो जो ऊपरी परत होता है वो सबसे ज़्यादा सख्त होता है और ऊबड़ खाबड़ खुरदुरा होता है। और अंदर का जो, उसको हटाने के बाद अंदर का जो चीज़ होता है वो चिकना होता है। तो ऊपरी का जो ऊपरी चमड़ा है वो, उसी के बारे में लेखक कहते हैं कि पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, क्योंकि वृक्ष पुराना हो गया था। वृक्ष उनके बचपन से ही उनके घर पे था। जब कभी छोटे थे तो वृक्ष की उम्र हो गई थी, तो उस आयु के साथ साथ वृक्ष का जो चमड़ा होता है, ऊपरी परत होता है, वो खुरदुरा होने लगता है। तो खुरदुरे चीज़ को लेखक ने झुर्रीदार कहा है। जैसे बुढ़ापा आने पे आँखों पे, गालों पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, उसी तरह
वृक्ष के चमड़ा जो है वो झुर्रीदार हो गया है, मतलब सिकुड़न आ गई है, उसमें खुरदुरा हो गया है, मतलब चिकना नहीं है। और मैला कुचैला, उसके रंग को देखकर लेखक उसको मैला कुचैला कहते हैं, मटमैला कलर का होता है वो। राइफिल सी एक सूखी डाली, और जो पेड़ में कई डालियाँ टूट जाती हैं तो सूख जाती हैं, तो उनको उस सूखी डाली को लेखक ने राइफल बंदूक से उसकी तुलना कर दी है। वो सूखी डाली किस तरह कैसे लगती है, जैसे वो राइफल हो, ठीक है। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, और जो अब सर पे देखते हैं ऊंचाई पे सबसे ऊपरी भाग पे लेखक वृक्ष का, तो लेखक को याद आता है कि वो फूल पत्तियों से भरा हुआ, ऐसा लगता था कि जैसे लेखक वृक्ष का पगड़ी पहना हो, जैसे गांव में पगड़ी बांधते हैं लोग। पाँवों में फटा पुराना जूता, हम पुराने वृक्ष को देखते हैं तो ऐसे उसके जड़ों से कई मोटी मोटी शाखाएँ निकली होती हैं जो मिट्टी के ऊपर तक दिखाई देती हैं, तो उसी चीज़ को लेखक ने यहाँ पर जूता कहा है कि पाँव में फटा पुराना जूता। वो जूता है, कई जगह से वो कटा होता है, कहीं कहीं पतला कहीं मोटा, तो इसी वजह से लेखक ने वहाँ उसको जूता कहा है, और फटा पुराना उसको कहा है। चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता, वो हिलने से, जब हवाओं के झोंके से वो हिलता डुलता है तो चरमराता है, एक आवाज़ आती है उससे, लेकिन अक्खड़ है बिल्कुल मस्त मौला अपने में। और मैला और बलबूता, उसमें अथाह बल है, अथाह उसकी शक्ति को लेखक ने यहाँ पर दर्शाया है। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। लेखक ने यहाँ पर इसी से इस कविता को रूपक कहा गया है कि एक संवाद के रूप में लेखक ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। धूप में, वृक्ष अगर धूप होता है, बारिश होती है तो हम अपने घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वृक्ष अपने स्थान पे ही रहता है। तो यहीं पे लेखक ने इस बात को ही बताया है कि धूप में भी वो वहीं रहता था, गर्मी में भी वो वहीं रहता था अपने जगह में, सर्दी में भी, बारिश में भी वो अपने जगह पर, घर के दरवाजे पर एकदम चौकीदार, चौकन्ना, चारों तरफ वो देखता हुआ कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो एकदम चौकन्ना, एकदम सतर्क अपनी ड्यूटी पे तैनात रहता था, खाकी वर्दी में, अपने रंग में। पेड़ की जो रंग होता है उसको लेखक ने खाकी वर्दी के रंग से, खाकी मतलब पुलिस के का जो वर्दी का रंग होता है उसको लेखक ने यहाँ पर जोड़ दिया है। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। यहाँ पर वृक्ष पूछता, उनको लेखक को ऐसा प्रतीत होता कि वृक्ष पूछ रहा है कि कौन है, तो लेखक जवाब देते दोस्त, और पल भर को वो बैठ जाता, और उस ठंडी छाँव में लेखक थोड़ी देर के लिए बैठ जाते थे। लेकिन उनको ये अंदेशा रहता था शुरू से ही कि कहीं कोई इस वृक्ष को काट न दे, इस वृक्ष को कोई हटा न दे, क्योंकि शुरू से ही लेखक इस भावना से बचपन से ही पले कि शायद कोई जानी दुश्मन है, उस वृक्ष हटाने वाले को उसको जानी दुश्मन कहा है। जानी दुश्मन मतलब जान का दुश्मन, उसको मार देंगे। और यहाँ पे देखिए रूपक के तौर पे एकदम स्पष्ट है कि नाट्य के रूप में यहाँ पर लेखक ने इस कविता को दर्शाया है। तो उनको एक बचपन से ही अंदेशा था कि जानी दुश्मन के रूप में कोई है जो इस वृक्ष की हत्या कर देगा। कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नदियों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाना को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो लेखक ये बताते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, तो वो चौकीदार जो है वहाँ चौकीदार रहेगा, तभी हमारी घर की रक्षा होगी, हमारे शरीर की रक्षा होगी, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होगी। हम जानते हैं कई प्रकार की बीमारियाँ वायु प्रदूषण के कारण हो रही हैं, तो वो वृक्ष एक का चौकीदार कहने का एक मतलब ये भी है कि अगर वृक्ष आसपास रहेगा घर के, तो हम घर वालों को शुद्ध वायु मिलेगी और वो सुरक्षित रहेंगे। तो घर को बचाना है लुटेरों से, लुटेरों से इसी क्रम में लेखक ने कहा है कि घर को बचाना है, चौकीदार खड़ा करना है घर के आगे, पेड़ रूपी चौकीदार, वृक्ष रूपी चौकीदार पेड़ घर के आगे अपना खड़ा रखना है, ताकि हमारा स्वास्थ्य बचा रहे
और लूटे नहीं, इसलिए घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नदियों से। और हम जानते हैं कि बाढ़ क्यों आता है। बाढ़ इसलिए आता है क्योंकि पेड़ काट दिए गए हैं, नदियाँ का जो कटाव होते जा रहा है और कई गांव नदियों में मिलते जा रही हैं। अगर वृक्ष वहाँ रहेगा तो मिट्टी कटेगी नहीं और नदी अपने रास्ते में जाएगी। लेकिन वृक्ष के न होने के कारण मिट्टी कट के और गांव के अंदर घुस जाती है पानी और बाढ़ आ जाता है। तो यहाँ पर लेखक यही ने कहा है कि शहर को बचाना है नदीरों से, शहर को बचाना है नंदीरों से। यहाँ पे लेखक ने कहा है देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। तो ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि देश के दुश्मन से देश की रक्षा करना है। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। तो एक छोटा सा उदाहरण देंगे, वहाँ बनारस में वरुणा नदी जो कभी बहुत अपने महत्व के लिए वेदों में जानी जाती थी, वेदों में भी बहुत उसका वर्णन है और बनारस का नाम ही पड़ा वरुणा नदी के नाम से। लेकिन अब वो एक नाले के रूप में तब्दील हो गई है। इतना उसमें गंदगी गिराया गया, इतना उसका कई नाला उसमें बहाया गया कि वो अब एक बदबूदार नाले के रूप में बहती है बनारस में। तो वही बात यहाँ पे लेकर कहते हैं कि नदियों को बचाना है नाला हो जाने से, उसको नाला हो जाने से बचाना है। अगर हम वृक्ष लगाएंगे और उसमें नदियों में हम गंदा पानी नहीं छोड़ेंगे तो हमारी नदियाँ जो है बची रहेंगी, वो नाला का रूप नहीं लेंगी, जैसे वरुणा नदी अभी हो गई है। हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। हवा जो है हम लोग सांस लेते हैं तो शुद्ध वायु में सांस लेने से कई तरह की बीमारियों से हम बच सकते हैं, लेकिन अगर धुआं में सांस लेंगे तो कई तरह की फेफड़ा हमारी खराब हो जाएगी। तो यही लेखक ने कहा, जैसे दिल्ली का वायु जो है वो धुआं के बराबर माना जाता है कि इतना प्रदूषित वायु है वहाँ पर कि वो वहाँ जो सांस बाहर घूमने के लिए कई बार मनाही हो जाती है, क्योंकि वहाँ का जो हवा है वो धुआं हो गया है। मतलब जहरीली गैसें उसमें कई तरह की शामिल हो गई हैं। कारखानों की जहरीली गैसें वहाँ पर शामिल हो गई दिल्ली की हवा में। खाने को जहर हो जाने से बचाना है। तो खाना जो भोजन जो खाद्य पदार्थ किसान उगाते हैं उसमें इतना ज़्यादा केमिकल ये सब डाला जाता है, खाद डाला जाता है, तरह तरह की कीटनाशक दवाएँ डाली जाती हैं, जिससे उससे भी कई प्रकार के रोग हो रहे हैं। तो इसको भी लेखक ने इसी बात को कहा है कि खाने को भी जहर होने से बचाना है जंगल को मरुस्थल होने से। तो कई बार कई जगह ये बात लिखा है कि राजस्थान में कभी बहुत बारिश होती थी, बहुत अच्छा पेड़ पौधे थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे पेड़ों की इतनी कटाई हुई कि वो मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये वही बात लेकर यहाँ पे कहते हैं कि जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। तो जंगल हम लगाए रहेंगे तो हमारी मिट्टी उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और वो मरुस्थल नहीं होगी, मरुभूमि नहीं होगी और वहाँ पर फसल उगेंगे। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, और मनुष्य जो है वो जंगल मतलब असभ्य हो जाने से या भयंकर हो जाने से मनुष्य को यहाँ पर बचाना है। लेखक ऐसा प्रण लेते हैं। अब क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? क्योंकि वो दरवाजे पे बैठे रहता है। पर्यावरण की रक्षा की चर्चा यहाँ पर लेखक ने की है। आप इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग लिखेंगे, उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप लोग को दिमाग में एकदम से बैठ जाएगा। सभ्यता का प्रहरी है जो हमारा वृक्ष है, वो सभ्यता का प्रहरी है और ये वरदान स्वरूप है। वृक्ष हमारे लिए वरदान है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। इसलिए लेखक ने उसको चौकीदार कहा है। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? तो वो बाहर से लौटता है तो पूछता है कौन, तो कहता है मैं दोस्त। इस तरह से संवाद, इसीलिए इसको नाट्य रूप भी कहा गया है। कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों को जिक्र करता है? तो वही कहते हैं कवि कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, बचाना है भूमि को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है जंगल हो जाने से, बचाना है। ये सब को लेखक ये आशंका व्यक्त करते हैं कि हम यदि पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमारी नदियाँ नाला के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी।
इस तरह की संख्या करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको लिखना होगा कॉपी पे। घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है? तो हवा, भोजन, जंगल, नदियाँ आदि को बचाने की बात कवि कहता है। घर और शहर को तो बचाने की बात, देश और बचाने की बात तो कहता ही है, लेकिन भोजन, जंगल, नदी को भी बचाने की बात कवि कहता है। हवा, वायु, जल सब कुछ बचाने की बात यहाँ पर कवि कहते हैं। कवि की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए टिप्पणी लिखे, तो बहुत ही प्रासंगिक और आज के लिए ये एकदम सटीक कविता। अंधाधुंध जो कटाई हो रही है वृक्ष की, समुद्र का जल स्तर जो बढ़ रहा है, ये हमारे पूरी पृथ्वी के लिए, मौसम चक्र जो बदल रहा है पूरी पृथ्वी के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। एक ऐसा समय भी आएगा कि धीरे धीरे पृथ्वी समुद्र बढ़ता आएगा, अंदर आता जाएगा, शहरों में घुसता जाएगा। तो इसलिए क्योंकि ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है, पृथ्वी जो है वो गर्म हो रहा है, तो अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो ऐसा करने से हम लोग बचा लेंगे। दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता, इसको व्याख्या करना है तो प्रस्तुत पाठ इसको आप लिख लेंगे पूरी व्याख्या को। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर व्याख्या दिया गया है और कॉपी पे इसको पढ़ेंगे। शीर्षक की सार्थकता भी बहुत सही है। कथा की तरह इर्द गिर्द घूमती है, एक नाट्य रूप के रूप में और पुराने मित्र और पर्यावरण के रूप में यहाँ पर कवि ने इसको प्रस्तुत किया है। और आज के लिए कविता शीर्षक और वृक्ष की हत्या मतलब एक गार्जियन की हत्या, एक रक्षक की हत्या, जो हमारी रक्षा करता है उसकी हत्या के बराबर लेखक ने यहाँ पर इस बात को कहा है। तो बहुत सटीक शीर्षक है इस कविता की। को एक रूपक की रचना हुई है। रूपक क्या है? रूपक नाटक को कहते हैं। हिंदी में रूपक नाटक मतलब आपस में संवाद हो, उस मंच हो, बहुत तरह की हो, लेकिन यहाँ पर संवाद को ही विशेष तौर से दिखाया गया है। और अव्ययों का वाक्य में प्रयोग करें तो अव्यय है अब की, हमेशा, लेकिन, दूर, दरअसल, कहीं। तो इस अव्ययों का वाक्य भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग लिख लेंगे। और कविता में विशेषणों का चुनाव करते हुए उनके लिए स्वतंत्र विशेष पद दे, तो ये भी आप लोग लिख लेंगे। बूढ़ा, चौकीदार, पुराने चमड़े। इसको वीडियो को रोक के, ऐसे रोक के, और आप लोग उसको कॉपी पे लिख के उसको याद करेंगे। और यहाँ पर संज्ञा पदों का प्रकार बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है, तो इसको भी आप लोग आराम से इसको लिखिए कॉपी में, वीडियो रोकिए और उसको लिखिए कॉपी पे और इसको पढ़िए। और कारक स्पष्ट करना है, तो चमड़ा का संबंध कारक, पाँव अधिकरण कारक, धूप अधिकरण कारक, सर्दी अधिकरण, वर्दी अधिकरण, अंदेशा भी अधिकरण, शहर कर्म कारक और नदी कर्म, खाना भी कर्म होगा और मनुष्य भी कर्म कारक ही होगा। इसको, इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हो जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।